तो दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कहानी में अब तक मुंबई माफिया के तीनों बड़े खिलाड़ी हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार एक एक कर मैदान छोड़ चुके थे और अब इस मैदान पर एंट्री हुई थी मुंबई के सबसे शातिर माफिया दाऊद इब्राहिम कासकर की। और ये वो नाम था जिसने अपने दुश्मनों का सफाया करके पूरी मुंबई पर अपनी हुकूमत तो कायम कर ली थी, लेकिन साथ ही अपने करीबी दोस्त इकबाल नैतिक राजन नायर उर्फ बड़ा राजन और अपने बड़े भाई साबिर उर्फ शब्बीर इब्राहिम को खो चुका था। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसका पहला भाग जरूर देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दाऊद अब इतना बड़ा नाम बन चुका था कि मुंबई से गुजरात तक इसके सारे 2 नंबर के धंधे बेधड़क चलते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोने चांदी की तस्करी खास तौर से शामिल थी। इसके अलावा किडनैपिंग और फिरौती के धंधे अलग से चल रहे थे, जिसके लिए की बार दाऊद को नजरबंद भी किया गया था, लेकिन 1982 में इसे कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। उस वक्त तक दाऊद का गिरोह न सिर्फ अपनी ताकत के शिखर पर पहुंच चुका था, बल्कि समद खान की हत्या के बाद वो मोस्ट वांटेड की सूची में भी टॉप पर था। और इसलिए उस वक्त मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने उसकी पुराने मामलों में मंजूर की गई जमानतें रद्द करा दी, ताकि उसे समद खान की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन दाऊद हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे रहता था। इससे पहले पुलिस उस तक पहुंचती, वो मुंबई छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गया, जहां उसके पार्टनर शेख यूसुफ ने उसके रहने और बसने का पूरा इंतजाम संभाला। उस वक्त दाऊद का सबसे भरोसेमंद साथी खालिद भी उसके साथ था, जो तस्करी से लेकर शेखों से डील करने तक सारा काम हैंडल करता था। कुछ सालों बाद दाऊद ने अपने राइट हैंड छोटा राजन और लेफ्ट हैंड छोटा शकील को भी दुबई बुला लिया। अब मुंबई और गुजरात का पूरा कारोबार वहीं चलने लगा। दाऊद ने अपने कारोबार को बढ़ाने की राह में एक कदम और आगे बढ़ा दिया, जब उसने अपने नए दोस्त शरद शेट्टी उर्फ अन्ना के साथ मिलकर क्रिकेट बैटिंग में एंट्री करी, जिसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर भी सुर्खियों में आ गया। उसका नाम और कद बड़े से और बड़ा हो गया था। लेकिन जहां दाऊद के उसके बिजनेस में नए नए दोस्त बन रहे थे, तो वहीं उसके पुराने साथी उसके दुश्मन बनने की कगार पर थे। और जिसकी शुरुआत हुई थी मुंबई मलाड की जमीन के करोड़ों रुपए के एक बड़े प्लॉट को लेकर, जिस पर शरद शेट्टी और रामा नाइक अपना अपना दावा ठोक रहे थे। और इसके लिए इन दोनों के गुर्गे एक दूसरे का खून बहाने को तैयार थे। अब चूंकि ये दोनों ही दाऊद के करीबी थे, तो जब तक भाई यानी दाऊद की तरफ से हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ये केस जब दाऊद की अदालत में पहुंचा, तो उसने फैसला शरद शेट्टी उर्फ अन्ना के फेवर में सुनाया, जिसे रामा नाइक ने मुंबई लौटने के बाद मानने से इनकार कर दिया। और इसका मतलब था दाऊद से सीधी दुश्मनी। रामा नाइक ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उस प्लॉट पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए दाऊद को चैलेंज कर दिया। रामा नाइक BRA गैंग का लीडर बाबू रेशम और गवली गैंग का सरगना अरुण गवली, जो दाऊद के सहयोगी थे। लेकिन उसके इस फैसले के बाद अब ये तीनों मुंबई की कुर्सी पर अपना कब्जा चाहते थे, और इनका मानना था कि जब दाऊद मुंबई में नहीं है तो उसकी बात क्यों मानी जाए, जिसकी भनक दाऊद को भी लग चुकी थी, जिसका रिजल्ट जल्द ही आ गया। रामा नाइक कई मामलों में फरार चल रहा था, जिसकी लोकेशन दाऊद ने सब इंस्पेक्टर राजेंद्र कटधरे को देकर उसका एनकाउंटर करवा दिया, जिस पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए थे। दूसरी तरफ छोटा राजन के इशारे पर उसके गुर्गे विजय उटेकर ने जेल में घुसकर बाबू रेशम का काम तमाम कर दिया। अपने गुरु रामा नाइक का एनकाउंटर और पार्टनर बाबू रेशम की हत्या अरुण गवली के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। वो दाऊद को भी इसी तरह जख्म देना चाहता था। उसने रामा नाइक के बेटे अमर नाइक और उसके राइट हैंड अशोक जोशी के साथ मिलकर अपने गुरु की मौत की भरपाई के तौर पर दाऊद के सबसे भरोसेमंद आदमी सतीश राजे, जो मुंबई की पूरी उगाही को दाऊद तक पहुंचाता था, उसे दिन दहाड़े गोलियों से छलनी करके दाऊद के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सतीश राजे का मर्डर दाऊद के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, जिससे वो बुरी तरह तिलमिला गया था, क्योंकि राजे जैसे सुरक्षित शख्स को खत्म करके गवली ने अपनी ताकत दिखा दी थी। जिसके बाद दाऊद ने अपने राइट हैंड छोटा राजन को राजे की हत्या का जल्द से जल्द बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी। राजन ने तुरंत गवली गैंग के बड़े से बड़े विकेट तलाशना शुरू कर दिए, जिसमें उसका निशाना अशोक जोशी बना, जो गवली के लिए उसके बड़े भाई जैसी अहमियत रखता था। राजन ने जोशी के ड्राइवर श्याम सुंदर नायर को अपने साथ मिला लिया और उसी की मुखबिरी पर 3 दिसंबर 1988 को पूना जाते हुए जोशी की गाड़ी का पीछा करके पनवेल में अपने खास शूटर सौतिया
और 15 गुर्गों के साथ जोशी और उसके आदमियों को गोलियों से भून दिया। इसके कुछ ही दिनों के अंदर एक हमले में गवली के बड़े भाई पापा गवली को भी मार दिया गया। मुंबई का यह वो दौर शुरू हो चुका था जब एक खूंखार गैंगवार अपने पूरे चरम पर थी। मुंबई माफिया की हुकूमत का उसूल था कि दो गुटों की दुश्मनी कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन परिवार के उन लोगों का खून नहीं बहाया जाएगा जिसका गिरोह से कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन अब सारे उसूल टूट चुके थे और एक बेहद खतरनाक रक्तपात शुरू हो गया था, जिसमें दोनों तरफ के होटल मालिकों, व्यापारियों, पैसा लगाने वालों, हमदर्दों और समर्थकों का बेखौफ सफाया होने लगा, जिसमें दाऊद के जीजा इस्माइल पारकर को भी उसके रेस्टोरेंट के सामने गोलियों से भून दिया गया, जिसका बदला लेने का काम दाऊद ने एक बार फिर छोटा राजन को सौंपा। लेकिन काफी दिनों तक जब राजन इस काम को नहीं कर पाया तो दाऊद ने बगैर राजन को बताए गवली गैंग को खत्म करने का काम छोटा शकील और सोतिया को सौंप दिया। ये बात राजन को बुरी लग गई और यहीं से उसके मन में दाऊद की तरफ से खट्टास आ गई, लेकिन वो चुप रहा। और फिर कुछ ही दिनों बाद 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसमें टाइगर मेमन के साथ दाऊद का भी नाम सामने आया। हालांकि राजन ने ऑन रिकॉर्ड ब्लास्ट में दाऊद का हाथ होने का खंडन किया, लेकिन इसके बावजूद भी दाऊद की तरफ से उसका मोह भंग हो चुका था और इसके बाद उसने डी कंपनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और चुपचाप मलेशिया शिफ्ट हो गया। यहां तक तो सब ठीक था। अब चूंकि राजन डी कंपनी का सीईओ था तो वो दाऊद गिरोह की गतिविधियों को बारीकी से जानता था। उसके दुनिया भर में फैले नेटवर्क, उनके कारनामे, उनसे जुड़े इंडिया, दुबई और बहुत सी कंट्रीज के लोग, सबकी नॉलेज थी उसे, जिसकी मुखबिरी पुलिस से करके उसने दाऊद के कई ठिकानों को सील और बहुत से गुर्गों को मरवाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर वो इंडियन इंटेलिजेंस को डी कंपनी के खिलाफ टिप देने लगा और बदले में उसने अपनी जान की हिफाजत का सौदा किया। उधर दाऊद को राजन की यह गद्दारी बिल्कुल रास न आई। उसने एक होटल में राजन पर अटैक करवा दिया, जिसमें वो मरते मरते बचा। उसके बाद राजन ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और जब से अब तक वो जेल में ही है। आज की अगर हम बात करें तो छोटा राजन, अबू सलेम और अरुण गवली जेल में हैं, जबकि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील ने पाकिस्तान में पनाह ले ली। राजन के जाने के बाद छोटा शकील दाऊद के मुख्य सहयोगी की भूमिका में आ गया और डी कंपनी के कारोबार को संभालने लगा, जबकि घुड़दौड़ और क्रिकेट की सट्टेबाजी, मुंबई के होटल मालिकों और बिल्डरों से निपटने के कामों को शरद शेट्टी संभालने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद शरद शेट्टी का भी मर्डर हो गया, जिसके बाद यह जिम्मेदारी भी छोटा शकील के पास आ गई और इस तरह आखिरकार अब मुंबई से गैंगवार का पूरी तरह खात्मा हो चुका है।